नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पे हमेशा जो नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर डिस्कशन के अलावा मतलब ये है कि हम उसे पूरी तरीके से निचोड़ लेते हैं। उसमें जो जानकारी होती है, आपने देखा है मैंने जितनी वीडियोज़ बनाए हैं उसमें नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यूपीएससी का आप देख सकते हैं कि किस डेट को ये जो चीज़ है ये आई है ना। इससे पहले मैं थोड़ा सा डार्क पेन ले लूँ ज़रा आपके लिए। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं 6 अप्रैल को आया है ना। और आज 7 अप्रैल है। ये टाइम जो है ये 6 अप्रैल मतलब लगभग शाम के समय या रात के समय आया। और मैं आज सुबह 7 अप्रैल को इसका वीडियो आपको बना करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जो कुछ भी जानना है कि ये जो कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन होने वाला है जिसे यूपीएससी करवाएगा, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे अप्लाई करना है, या सिलेबस है ना। कई लोग को सिलेबस का भी वो है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें सिलेबस भी होता है, सब होता है। एक एक टॉपिक बताते हैं, एक एक टॉपिक आपको बताते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कितने क्वेश्चंस आएंगे, सब कुछ बता दिया है। बस आपको उसमें से पढ़ना होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो डेट है, कल ही ये नोटिफिकेशन आया है और 26 अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात तो ये थी, ठीक है। अब चलिए धीरे धीरे हम इसमें आगे पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है भाई कि कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सबके लिए खुला हुआ है ये। मैंने पहले से हाईलाइट कर दी ये चीज़ें ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना हो, है ना। मुश्किल से हम इसे 15 मिनट में 26 पन्नों का पीडीएफ इंग्लिश में पूरा, और मैं इसे सिर्फ आपके लिए 15 मिनट में ख़त्म कर दूंगा क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं पढ़नी पड़ेंगी। मैंने सब कुछ पढ़ के पहले कर लिया, मेहनत आपके लिए मैं कर ही देता हूँ, है ना। और आप चिंता मत करिए, इसका जब भी एडमिट कार्ड या जो भी आएगा ना, वो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पर दूंगा, यानी DWM यानी कि डिस्कशन विद मनोज में। और मैं यहाँ पे अगर कोई नोटिस भी आता है ना, जैसे कि मान लीजिए पोस्टपोन हुआ या एग्जाम एक्सटेंड हुआ, वो सारी जानकारी भी मैं इसमें दे ही देता हूँ, ठीक है। तो आपको परेशानी की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बस मेरे पास यहाँ पे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन करना। मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा हूँ, है ना, आपको कुछ कहीं देना भी नहीं है ठीक है। तो मैं बाकी चैनलों की तरह हो हल्ला नहीं करने आता यहाँ पर। मैं यहाँ पर सिर्फ बताने आता हूँ बेसिक जानकारी जो ज़रूरी है किसी को भी अप्लाई करने से पहले। तो क्योंकि ये मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो MBBS है, ठीक है। और अब ये भी बता दूं मैं कि कई लोग ये सोच रहे होंगे सर हम अपीयर्ड हैं, जो हम अपीयर होने वाले हैं तो उनके लिए क्या है। तो जो अपीयरिंग है उनके लिए भी है। बस ये है कि जब आप ज्वाइन करने जाएं तो ज्वाइन करने से पहले पहले आपको सर्टिफिकेट अपने दिखाने पड़ेंगे फाइनल ईयर के कंप्लीट, ठीक है। और तो पास आपने MBBS कर लिया और साथ में प्रैक्टिकल भी है ना। जिसने प्रैक्टिकल भी किया हो MBBS का, उसके लिए पोस्ट खुली हुई है। तो अब क्योंकि MBBS में अपीयरिंग वाले भी कर सकते हैं, है ना, तो आप समझिए कि FPR वाले भी कर सकते हैं, लास्ट ईयर फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनका हो चुका है वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, ठीक है। टोटल कितनी पोस्ट हैं वो सारी बातें अब नीचे होंगी धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, ठीक है। और याद रखिए आपको क्या करना है कि आपके इसमें जो इंटरव्यू होगा, है ना, इंटरव्यू मैं बता दूं आपको 100 नंबर का होगा, ठीक है। दो चीज़ें हैं, देखिए एक पहले से आप समझा देता हूँ। एक होगा आपका रिटर्न एग्जामिनेशन। रिटर्न एग्जामिनेशन आपका 500 नंबर का है, ठीक है। इस 500 नंबर में आप समझ जाइए कि 250 नंबर के दो पेपर होंगे आपके, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। इनका कोर्स अभी बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा अभी आपको क्या क्या पढ़ना है। एक पेपर के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। और 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 क्वेश्चंस रहेंगे, और फिर इनकी भी मार्किंग अलग अलग की गई है ना। वो बाकी हम बाद में समझेंगे। तो पहले तो आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब आप ये 500 नंबर का ये क्वालिफाई कर लोगे ना, तब आपको 100 नंबर का इंटरव्यू देने के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब कैसे अप्लाई करना है, देखिए सारा कुछ जो है इसमें ऑनलाइन ही है ना। और अप्लाई करने के लिए इनका एक पेज है जिसका नाम इन्होंने रखा है ये, तो उसमें इन्होंने सारे इंस्ट्रक्शंस दिए कैसे क्या अप्लाई करना है, तो उसको भी हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। अब इसमें एक सुविधा और है दोस्तों की, मान लीजिए कि कोई जो है फॉर्म तो भर दिया लेकिन अब वो मतलब नहीं बैठना चाहता एग्जाम में, ठीक है। तो आप विड्रॉल का भी ऑप्शन जो है वो भी आप क्लिक करके वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन विड्रॉल वही एप्लीकेशन होंगे जो सही तरीके से भरे गए थे। ऐसा नहीं होगा कि जो गंदे तरीके से भरे गए थे उनको उठा करके आप सोचो कि मैं विड्रॉल कर लूँ, नहीं। विड्रॉल वही एप्लीकेशन होगा जो ठीक ढंग से भरा गया था, ठीक है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब सर विड्रॉल क्यों करते हैं ये भी आप ध्यान सुन लीजिए। क्या होता है कि आपके पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं, ठीक है। अब आप किसी वजह से मान लीजिए नहीं बैठ पा रहे, कोई मजबूरी होगी है, तैयारी पूरी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो अब आप अपना अटेम्प्ट क्यों बर्बाद होने दोगे, है ना। हालांकि ऐसे अटेम्प्ट काउंट नहीं होते हैं। अटेम्प्ट काउंट तब होते हैं जब आप सिट कर जाते हो, बैठते हो, है ना, फॉर्म भरने से नहीं होता है। ये इनके लिए ज़्यादातर सुविधा होती है कि भाई जो क्वेश्चंस बुकलेट्स हैं वो गिन के ही आएंगी, इस तरह से हो जाता है। क्योंकि बीच में सीट खाली रह जाए तो क्वेश्चन बुकलेट और नंबरिंग गड़बड़ा जाती है ना, इस तरह से होता है। चलिए खैर
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको एक चीज़ एज अ कैंडिडेट हमेशा तैयार रखनी है, एक फोटो आईडी आपके पास हमेशा तैयार रहेगी, इसको आपको ध्यान रखना है। फोटो आईडी अब वो कुछ भी हो सकती है, आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ भी हो सकता है, तो ये आपको तैयार रखना है। और जो चीज़ आप, एक चीज़ जो आप अपलोड करेंगे ना, फोटो आईडी, वही आपको लेकर के रखना है इंटरव्यू के टाइम पे, इसी को वो स्कैन करेंगे, देखेंगे जो आपने वहाँ पे किया है। और याद रखिए, किसी भी हालत में ना आपकी ये कैटेगरी को चेंज करने का कुछ मानेंगे, ठीक है। मैं पहले से बता देता हूँ, तो क्योंकि कई लोग इसमें भी हो हल्ला करते हैं, बहुत मचाते हैं, कैटेगरी चेंज नहीं होगी, ठीक है। उसी केस में हो सकती है कैटेगरी चेंज जब भाई सरकार ने बोल दिया हो कि हाँ भाई ये हो गया। जैसे मैं एक चीज़ बताऊंगा, इसमें एक पैरा आएगा, क्या होता है कि कई बार आप एग्जामिनेशन के दौरान ही कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि इंसान अपंग हो जाता है, और मान लीजिए इतना अपंग हो गया कि 40% के साथ जो है अपंगता आ गई है उसमें। ठीक है ना। तो 40% अगर मान लीजिए अपंगता आ गई है किसी में, तो क्या होता है कि अब सर्टिफिकेट चाहिए, अब सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। अब ऐसे मामले में, और इसमें ये भी खास तौर पर बताया गया है, इसको ध्यान समझ लीजिए कि क्या होता है कि आपने फॉर्म तो भर दिया और आपका सर्टिफिकेट आने को 3 महीना है। फॉर्म भर दिया मतलब ये हुआ कि एग्जाम का टाइम शुरू हो गया, एग्जाम के दौरान ही कुछ ऐसा हो गया, भगवान करे कभी किसी के साथ ऐसा हो नहीं, लेकिन अगर हो गया और अपंगता आपके पास 40% के आसपास आ गई है, ठीक है, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर 3 महीने तो लगते हैं किसी भी सर्टिफिकेट को आने में। तो जो सर्टिफिकेट आए हैं, है ना, तो ये क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे, है ना, लेकिन आपको ज्वाइन करने के कुछ महीनों के अंदर या भीतर ही आपको इनको बताना पड़ता है, तभी ये इसे मान्य करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें लास्ट डेट मैं आपको समझा देता हूँ कि लास्ट डेट कब है। तो लास्ट डेट इसकी 26 अप्रैल के आसपास रहेगी, है ना। शाम के 6 बजे तक आप इसे भर सकते हैं, 26 अप्रैल। अब देखिए आज कितनी है, 6 अप्रैल है ना। 6 अप्रैल को ये खुला है, 26 अप्रैल तक ये चला गया। चलो अब ये देखो कि विड्रॉन करने के लिए कब आएगा भैया, विड्रॉन करने के लिए आएगा 4 मई से, 4 मई से आएगा, है ना। 4 मई से लेकर के 10 मई तक आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं, है ना। इसका आपको ध्यान रखना है, 4 मई से लेकर के 10 मई तक। तो ये चीज़ कहाँ मिलेगी आपको, ये मिलेगी अपेंडिक्स नंबर 2 पे, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, यहाँ को जो एडमिट कार्ड होंगे वो तो खैर इशू हो ही जाएंगे, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, प्रोवाइड। अब आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। मतलब ये है कि आप जब फॉर्म भरें तो आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो आपको बिल्कुल रेडी रखना है, अलाइव रखना है, मरा हुआ नहीं होना चाहिए मोबाइल नंबर। और दूसरा आपका जो रहता है वो ईमेल रहता है, ये भी आपको अलाइव रखना है। इन्हीं से वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, कुछ भी अगर आपको भेजना है या बताना है तो इसके ज़रिए वो मैसेज कर देते हैं, तो ये चीज़ तैयार रखेंगे। और याद रखिए, जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा 500 नंबर का, उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप का है वो, है ना। टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, पेनल्टी, नेगेटिव मार्किंग और 1/3 नंबर कट जाएंगे आपके। और अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने नहीं क्लिक किया है, उसको टच भी नहीं किया है, तो उससे कुछ भी मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। चलिए, और मान लीजिए कहीं कोई गाइडेंस चाहिए आपको, कहीं आप अटक गए एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे पास कमेंट करके पूछ सकते हो, ज़्यादा बेहतर मैं आपको बता ही दूंगा, है ना। और बाकी अगर चाहिए तो इनके टेलीफोन नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है 011 ये करके, ये और ये पूरा, ये 3 नंबर है, यहाँ पे आप किसी में से भी अप्लाई करो। और सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक ये बैठते हैं, आप क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। और क्वेरी का सही आंसर नहीं मिले तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो, आप चिंता मत करो। मोबाइल फ़ोन वगैरह सब बैन है, ये आपको पहले से बता दिया मैंने। भाई वुमेन कैंडिडेट्स को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उनको तो साफ बुलाया गया कि भैया आप आकर के बिल्कुल अप्लाई करो अलग से। और ये वो साइट है जहाँ पे जाकर के आपको अप्लाई करना है, ठीक है। upsconline.nic.in, ये लिंक वगैरह मैं आपको सब दे दूंगा। पेपर का जो है दोस्तों डेट ये देखिए 17 जुलाई 2022 है ना। यहाँ तक ये जो पेपर ये हो सकता है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ये है भाई, ये तो देखिए ऐसा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट अलॉट वाला मामला है, पहले आओ पहले पाओ। तो अगर आपको अपने मन चाहे चॉइस ऑफ सेंटर चाहिए तो आपको पहले से शुरू में ही फॉर्म भर देना है, तभी आप ये मिल पाएंगे। और यहाँ पर ये लिस्ट दी हुई है ना, ये नोटिफिकेशन में दे दूंगा, तो आप उसको खुद को भी देख सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर एप्लीकेंट्स जो हैं शुड नोट दैट देयर विल बी अ सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अलॉटेड टू ईच सेंटर। अब ये वही बात है कि भाई सारे सेंटर जो है ना उन पर सीलिंग लग जाएगी, सिवाय इनके कि चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, कोलकाता, नागपुर, इनको छोड़ करके बाकी सब जो है फुल हो सकते हैं, लेकिन इनको फुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पर ये काम चलता है, इसको आपको ध्यान रखना है ना। तो जल्दी जल्दी अप्लाई करें, ये वही बात लिखी हुई है जिसको मैंने किया है।
और सेंटर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर विल बी कंसिडर, कुछ भी नहीं होगा भाई। अब बात कर लेते हैं पोस्ट है कौन कौन सी सर, ये तो इतने सारी चीजें हम बात कर लेते हैं। तो देखो भैया 314 वैकेंसीज हैं, किसकी, ये है मेडिकल ऑफिसर्स की ग्रेड में, जनरल ड्यूटी है, ठीक है, और मेडिकल ऑफिसर सब कैडर ऑफ सेंट्रल हेल्थ सर्विस। तो इनकी जो है ये 314 टोटल है, समझ गया, 314 पोस्ट इनकी है। अब आप इसके नीचे चले जाओगे ना जब कैटेगरी 2 में, तो एक तो है असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर, ये देखो ये मेडिकल ऑफिसर था 314। अब ये जो है असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर इन द रेलवे, रेलवे में भाई इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस है दोस्तों, याद रखेंगे इस बात पे, इसमें 300 पोस्ट खाली है। अब आप कौन सी भरते हैं वो आपको देखना है। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर इन, अब ये न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल है तो इसमें 3 पोस्ट खाली है। ईस्ट फिर, और ये जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2 है, इसमें 70 पोस्ट खाली है ना। अब इसमें 3 कॉर्पोरेशन आपको दिख रहा है, ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो इतने में ये खाली है। अब बात करते हैं दोस्तों की पीडब्ल्यूडी, ये जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले होते हैं, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप जो बंदे होते हैं, बंदियां होती हैं, तो इनके लिए क्या है, तो इनके लिए भी बहुत सारे रिजर्वेशन है। जैसे कि आपने जो पहली पोस्ट पढ़ी थी ना, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा 12 पोस्ट रिजर्व की गई है, किस पोस्ट में, एडिशनल डिविजनल मेडिकल ऑफिसर में। दिखा देता हूँ कहाँ है, ये दिख रहा है आपको, यानी रेलवे में 12 पोस्ट हैं। अब सर बात है कि फिजिकली हैंडीकैप तो बहुत तरह के होते हैं भाई, डीफ होते हैं, है ना, ब्लाइंड होते हैं, तो ये किसके लिए 12 पोस्ट है इंडियन रेलवे में। तो याद रखेंगे ये जो इंडियन रेलवे में असिस्टेंट डिविजनल मिली है रेलवे में, ये मिल रही है उनको जो उनके पास लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी कि चलने फिरने की समस्या है, जैसे किसी के पास एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, या दोनों पैर नहीं है, तो 1 आर्म 1 लेग और बोथ लेग, जिनके पास ये है, ये इससे डिसेबल है वो इनके लिए 12 पोस्ट रिजर्व कर दी गई है। अब फिर से देखिए यहाँ पे 12 पोस्ट और रिजर्व करी, लेकिन किसमें, मेडिकल ऑफिसर्स ग्रेड इन जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर और सब ग्रेड, याद है पहली वाली इसमें 314 पोस्ट के आसपास है ना, ये 314 इसमें भी है, इसमें 12 पोस्ट रिजर्व कर गई है। लेकिन किस डिपार्टमेंट में है, कैसे कैसे ब्लाइंड, कैसे कैसे हैंडीकैप्स को दी जा रही है वहां पर, उसको ध्यान सुनेंगे। इसमें क्या किया इन्होंने, बांट दिया है। इन्होंने क्या किया कि 3 पोस्ट इन्होंने दे दी ब्लाइंडनेस और लो विजन वाले को, 3 पोस्ट इन्होंने दे दी डीफ एंड हार्ड हियरिंग वालों को, जिनको सुनाई और दिखाई नहीं देता, है ना, ये मतलब सुनने में दिक्कत है, जिनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी चलने फिरने वाले, सेरिब्रल पैल्सी, लेप्रोसी क्योर्ड हो गया, डॉफिज्म यानी बौनापन हो गया, एसिड अटैक विक्टिम हो गए, इनको 3 पोस्ट दी गई, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ऑटिज्म इंटेलेक्चुअल, ये ऑटिज्म मैंने दिमाग की बीमारी होगी यहाँ पे, है ना, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, इन सबको दिया जा रहा है, ठीक है। हालांकि नॉट रिकमेंडेड है, मेंटल इलनेस वगैरह रिकमेंडेड नहीं की जा रही है। और 3 पोस्ट हो गई इसकी। अब यहीं से फिर 3 पोस्ट आपको और मिलेंगी, ये जनरल ड्यूटी मेडिकल, याद है ना वो खूब लंबी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, सबसे नीचे वाली ये लास्ट वाली आपकी, जिसमें 70 पोस्ट खाली है। तो इसमें भी जो है 3 पोस्ट रजिस्टर्ड की गई हैं, एक एक पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें ब्लाइंडनेस और लो विजन के लिए कुछ भी नहीं है, डीफ एंड हार्ड हियरिंग के लिए कुछ नहीं है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी और एसिड अटैक, इन सब के लिए अगर इनमें से कोई है तो एक पोस्ट इसकी है। ऑटिज्म इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस के लिए एक पोस्ट दी गई है, और मल्टीपल डिसेबिलिटी और इंक्लूडिंग डीफ एंड ब्लाइंडनेस उसके लिए एक पोस्ट दी गई है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा देख भी लेना, बाकी मैंने आपको हल्का समझा दिया है। और यहाँ देख लीजिए एक भी वैकेंसी नहीं है हैंडीकैप के लिए जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में, है ना, मतलब इस वाले में एक भी पोस्ट नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ सीधे। अब जनरल कैटेगरी, बट अब यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है कि जैसे कि एक बार अगर कैंडिडेट ने अपना रिजर्व कैटेगरी का हो गया है तो उसके बाद उसकी कोई रिक्वेस्ट नहीं सुनी जाएगी कि भैया हम जो है एससी से एसटी में जाना चाहते हैं, हमें हमारा जो है मतलब आप समझ गए ना, कास्ट चेंज कर दीजिए। एक बार आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद ये नहीं होगा कि मतलब फाइनल रिजल्ट आ जाए तो कई लोग बोलते हैं ना मेरिट लिस्ट के चक्कर में कि अरे यार हमारा ये एससी से एसटी कर दो, एसटी से एससी, ओबीसी से इसमें हमारी कैटेगरी ये थी, हमने धोखे से, तो ये सब नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, ये आपको साफ मना कर दिया गया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ इस पैरा पे सिर्फ इतनी सी बात लिखी है, ये मैंने पूरा पढ़ लिया दोस्तों, इसमें ये कहा गया कि वही एग्जाम के दौरान अगर आप 40% हो जाएं या उससे हो जाएं तो, क्योंकि ये राइट्स मिलते हैं हैंडीकैप लोगों को, क्योंकि भाई देखो अब अगर अपंग हो ही गए एग्जाम के दौरान तो फिर उसको सर्टिफिकेट लग सकता है, तो आपको सर्टिफिकेट जो है एज सुन एज देना है उनको, है ना, वो कंसिडर कर लेंगे, है ना, तो ये याद रखना है आपको। चलिए भैया, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर आपको वो चीज़ दिखानी होगी उनको। ये अब यहाँ पर इंसान दर्द से कराए या इनको सर्टिफिकेट दे दे, हद है, समझ नहीं आती कभी कभी चीज़ें, पर ठीक है, अब क्या करें भाई, रूल तो रूल है।
और भाई देखो, अब ये है कि अगर आप कोई भी रिजर्वेशन का फायदा उठाते हो, चाहे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी बीडी है, एक्स सर्विसमैन कुछ भी है, भाई एससी एसटी है तो रिजर्वेशन का फायदा उठाओगे तो सर्टिफिकेट तो आपको दिखाना पड़ेगा। आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, समझ गए। और अगर आप कहीं सर्विस में हो, कहीं गवर्नमेंट सर्विस, तो आपको एनओसी दिखाना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपके जो क्या कहना चाहिए एम्प्लॉयर्स है वो आपको देंगे, है ना, कि भाई ठीक है ये हमारे यहाँ काम कर रहे थे, है ना। और इस तरह से अब ईडब्ल्यूएस तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो गया भैया, ये वो लोग होते हैं जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है। ओबीसी में आपको पता है कि नॉन क्रीमी लेयर को आरक्षण मिलता है, क्रीमी लेयर को नहीं मिलता है। ओबीसी दो हिस्सों में बटा होता है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब होता है ऐसे ओबीसी परिवार जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है ना। क्रीमी लेयर वो होता है जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से ज्यादा होती है, तो इनको नहीं मिलता आरक्षण, इनके लिए नहीं होता, ये जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट होते हैं, ये सिर्फ एनसीएल को मिलता है। तो अगर आप इसमें आते हो तो आपको भी तो इनकम और ये सब सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कौन होता है, ये जनरल कैटेगरी वाले होते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए एक कैटेगरी बना दी गई, 10% आरक्षण इनको मिलता है, ओबीसी को 27% मिलता है, समझ गए आप। तो ये कौन है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जनरल वाले हैं, ऐसे जनरल परिवार जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, तो भाई ये इनको अब इकोनॉमिक इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी को मेडिकल ऑफिसर द्वारा ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि भैया ये 40% मिनिमम जो है अपंग है, तभी तो आप इस आरक्षण का फायदा उठा पाएंगे। एक्स सर्विसमैन को भी दिखाना पड़ेगा कि 5 साल वो नौकरी करके आया है, तो उसका भी बहुत सारे कागजात होते हैं, छूट के आया है, कब नौकरी करी थी, 5 साल शो करो, ठीक है, तब ये सब चीजें मिलती हैं। अगर कहीं सर्विस कर रहे हो तो एनओसी दिखानी पड़ती है कि भाई ठीक है। और फिर ज्वाइन से पहले ये भी दिखाना पड़ता है कि आपको, आपके जहां आप काम करते हो जिस गवर्नमेंट ऑफिस में, उनको समस्या नहीं कि आप जब ये छोड़ देंगे, है ना, 3 महीने के अंदर अंदर वो आपको वहां से जो है छोड़ देंगे आपको, तो ये सब सर्टिफिकेट लगता है, तब जाकर के सारा काम होते हैं, ठीक है। तो ये सब शो करना पड़ेगा आपको, समझ गए होंगे आप मेरी बात। चलिए भैया आगे चलते हैं अब धीरे से, है ना। तो ओबीसी और ये सब वही बातें लिखी हैं। अब ये नेशनलिटी कौन कौन अप्लाई कर सकता है, नेपाल, भूटान, यहाँ तक कि ईस्ट अफ्रीकन कंट्री के भी कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी शो करना पड़ता है, इस इंटेंशन के साथ कि वो परमानेंट ही सेटल होने वाले इंडिया में, बस इतनी सी खास बात है और कुछ नहीं। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही शो करती है, बताती है। एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो 32 साल एज लिमिट रखेगी है, लेकिन ये जनरल कैटेगरी के बॉयज़ के लिए है, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। और फीस तो भाई किसी को देनी ही नहीं है, जनरल के लड़कों को ही फीस देनी है और किसी को फीस नहीं देनी है, ये आपको ध्यान रखना। जनरल के जो बंदे हैं, है ना, बस उन्हें ही देनी है। बाकी एससी एसटी को मैं बता दूं आपको, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5 साल की छूट मिलती है, 5 साल की छूट इनको मिलती है। ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर को मिलती है 3 साल की छूट, ठीक है। और क्या कहना चाहिए, 3 साल की छूट मिल जाती है अपने डिफेंस सर्विस पर्सनल को, है ना। और 5 साल की छूट मिल जाती है अपने एक्स सर्विसमैन को, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी छूटें हैं जो मिल जाती हैं। और भैया वहीं पे अगर आप देखो कि फिजिकल हैंडीकैप हो तो 10 साल तक की छूट मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये तो इनको तो मिलती है, खैर ज़रूरी है दोस्तों, उनको तो मिलना ज़रूरी है। अभी इसमें बताऊंगा मैं, स्क्राइब वगैरह भी ला सकते हो आप खुद का, ठीक है। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है यहाँ पर। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐसा है कि ये देखो, पास द रिटन एंड प्रैक्टिकल पार्ट्स ऑफ द फाइनल एमबीबीएस एग्जामिनेशन, ये होना चाहिए भाई। और कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं जो फाइनल एमबीबीएस में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या है कि जो ड्यू डेट है, यानी जो क्लोजिंग डेट है, यानी 26 अप्रैल से पहले पहले, है ना, इसको ध्यान रखना। 26 अप्रैल से पहले पहले आपको अपने ये शो कर देना है कि भैया आप पास हो गए, समझ गए, यानी सर्टिफिकेट आपको लगा देना होगा। अब फिजिकल और मेडिकल ये सब हम नीचे पढ़ेंगे कि कितनी क्या कैसा है, ठीक है। और फीस के बारे में बता दूं मैं आपको, ना फीमेल को देना है, ना एससी को देना है, ना एसटी, ना पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये 200 रुपये सिर्फ देना है जनरल वालों को और ओबीसी वालों को, ठीक है। जनरल और ओबीसी के लिए फीस है और किसी के लिए नहीं है। भाई आप पे बाय कैश भी कर सकते हो, लेकिन इस हालत में एक क्या कहना चाहिए, एक रिसिप्ट जनरेट होगी जिसको लेकर के आप बैंक जाएंगे और एसबीआई में ही जाकर के जमा करना है। फिर ये याद रखेंगे, जिसको कैश से जमा करना है, जिसको ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन सुविधा तो है ही, ठीक है। चलिए भाई, और भाई ये तो मैंने बता दिया आपको। अब अप्लाई कैसे करना है ये भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप वहाँ जाओगे ना तो आपको खुद दिख जाएगा। ये चीज़ें मत समझिए दोस्तों, है ना। ये क्या है कि आपको खुद जाते हैं, आप वैसे भी खुद नहीं भरते होंगे फॉर्म, मुझे पता है। और इनकेस अगर आप खुद भरते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। पार्ट 1 है, 2 रजिस्ट्रेशन है, मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। पार्ट 2 है ना, इसमें आप भरेंगे तो रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी आ जाएगा, फिर इसको पार्ट 2 कंप्लीट कर देना। इसमें सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है सब जानकारी देनी होती है, एजुकेशनल वगैरह सब कुछ। पार्ट 1 आपको मालूम है ना, रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें हमें एक आईडी मिलती है और एक पासवर्ड मिलता है। अब इसको लेकर के हम जब वापस लॉगिन करते हैं तो हमें पार्ट 2 भरना पड़ता है। ये तो रजिस्ट्रेशन वाला होता है पार्ट 1।
पार्ट 2 में जाएंगे, लॉगिन करेंगे, अब आपका आएगा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, दुनियादारी जो भी होती है सारी चीज़ें यहाँ भरते हैं। 10th कब पास हुए, 12th कब पास हुए, है ना, कहाँ से हैं, कौन सा सेंटर चाहिए, अब फोटो अपलोड करना, सिग्नेचर अपलोड करना। याद रखिए आपके जो फोटो और सिग्नेचर रहेंगे वो 20 KB मिनिमम हो सकते हैं और मैक्सिमम 300 KB तक हो सकते हैं, इनसे ऊपर नहीं होना चाहिए। 20 KB से नीचे ना हो, है ना, और 300 KB से ऊपर ना हो, ठीक है, फोटो और सिग्नेचर आपके, इसको ध्यान रखना है आपको। चलिए भाई, तो ये मैंने आपको बताया यहाँ से यहाँ तक का, है ना। और ये सारे सर्टिफिकेट अपने तैयार रखिएगा, एज के मतलब 10th की मार्कशीट हो गई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारे रखे, SC ST वाले जितने भी हैं सब अपने क्या कहना चाहिए, अरे ये क्या बोलते हैं उसको, सर्टिफिकेट अपने आरक्षण से जुड़े हुए वो आपको चाहिए होंगे। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों को इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, है ना, तो ये सब लगेगा। चलिए भाई, और ये सब बेकार चीज़ें यहाँ पर कुछ खास नहीं, मैंने पढ़ लिया सब, जो मैंने पढ़ लिया वो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और विड्रॉल तो मैंने बता दिया आपको, इसमें क्या है कि विड्रॉल तो आप 4 मई से लेकर के 10 मई तक कर सकते हो, है ना। और बस ठीक है, ये तो पूरी वही बात लिख दी उन्होंने, वो जो नंबर शुरू में नहीं देते, ये इतनी सारी वो जो कहानी लिखते हैं ना, ये कि भाई कहाँ कहाँ समस्या आ गई आपको, ये कार्ड वो कार्ड, आपका फीस जमा नहीं हुआ तो आप कहाँ फ़ोन कर सकते हो, वो है ना। और विड्रॉल के लिए ये ज़रूरी है दोस्तों कि आपने फॉर्म सही से भरा हो, तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, जिसका फॉर्म सही से भरा वही विड्रॉल कर सकता है, बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। चलिए और नीचे चले आते हैं, विड्रॉल ऑफ वही वही बातें चल रही है अभी यहाँ पे। अब यहाँ पर लिखा है कि नो पर्सन, भाई एक चीज़ याद रखिए, आपकी अगर पहले से शादी हो चुकी है, मैं पहले बता देता हूँ, आपकी अगर पहले शादी होगी, वो बंदे को ये एलिजिबल नहीं ठहराएंगे जिसकी शादी हो चुकी है और वो दोबारा किसी दूसरी शादी में, मतलब दूसरी शादी अगर होने जा रही है ना, बिना लॉ को पता हुए, तो समझ जाइए कि आप एलिजिबल नहीं, और बाद में मालूम चला तो आपको तुरंत हटा देंगे, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपका लॉ, है ना, रिलीजियस लॉ या जो हमारा लॉ है, वो दोनों ही सेटिस्फाइड है कि 2 शादी है, जैसा भी है, तो फिर चल सकता है, ठीक है, ये इसका आपको ध्यान रखना है। अब ये आता है दोस्तों अपेंडिक्स, जो कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेबस, तो बस सीट बेल्ट बांध लीजिए और सिलेबस को बहुत ध्यान सुनिए और मार्क कर लीजिए इसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पार्ट 1 है, ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया है, देखिए पहला पेपर होना है, 2 पेपर होने हैं आपके, एक रिटन एग्जामिनेशन, एक पर्सनल टेस्ट, मालूम है ना, ये 500 नंबर का है और ये आपका 100 नंबर का है, ठीक है। 500 नंबर में 2 पेपर होंगे, ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, पेपर 1 पेपर 2, 250 नंबर के होंगे, 2-2 घंटे के होंगे। पेपर 1 में 120 क्वेश्चन रखे गए हैं। पेपर 1 में जो सब्जेक्ट आने हैं वो GM और P है। अब GM और P क्या होता है, जनरल मेडिसिन और पेडियाट्रिक्स। तो हम सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं कि ये 250 नंबर, यानी जो 2 घंटे हम करेंगे, 2 घंटे में हम 120 जो क्वेश्चन करने वाले हैं, हम पहले इस 120 क्वेश्चन की स्कैन कर लेते हैं, उसके बाद हम पेपर 2 की बात करेंगे, ठीक है। 120 क्वेश्चन मतलब कहाँ कहाँ से है, मतलब जनरल मेडिसिन और पेडियाट्रिक्स जो आएगा उस पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं कि क्या है। तो देखिए, जनरल मेडिसिन से आपके पास 96 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मतलब इससे आपको 96 क्वेश्चंस मिलेंगे और वहीं 24 मिलेंगे आपको पेडियाट्रिक्स से। तो दोनों को आप जब जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे, 120 क्वेश्चन, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा वेटेज जनरल मेडिसिन का है और 24 क्वेश्चन आएंगे पेडियाट्रिक्स से। तो जनरल मेडिसिन में क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पे लिखा है, कार्डियोलॉजी, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, जेनेटो यूरिनरी, न्यूरोलॉजी, हेमेटोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो गया, है ना। नीचे आप चले जाओ, फिर ये हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, अभी याद रखना, अभी हम 96 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो जनरल मेडिसिन, सिर्फ जनरल मेडिसिन, पेपर 1 के जनरल मेडिसिन जो सबसे ज्यादा वेटेज है, उसके पूरे टॉपिक्स में आपको बता देता हूँ एक बार, क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज है। इन्फेक्शंस और कम्युनिकेबल डिजीज, वायरस, रैकेट्स, है ना, बैक्टीरियल, स्पायरोक्टल, प्रोटोजोआन, मेटाजोआन, फंगस, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, डिजीज ऑफ द स्किन, है ना, मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम पढ़ना है, साइकेट्री जनरल, है ना, इमरजेंसी मेडिसिन, कॉमन पॉइजनिंग, स्नेक बाइट, ट्रॉपिकल मेडिसिन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, एम्फेसिस ऑन द मेडिकल प्रोसीजर्स, पैथो साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ डिजीजेज, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज एंड नॉन वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज पढ़ना, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज हो गए। इन साइकाइट्री, साइकाइट्री में इंक्लूडेड डिप्रेशन, साइकोसिस, एंजाइटी, बाइपोलर डिजीज एंड शिजोफ्रेनिया, ठीक है। तो ये सब पढ़ना था आपको। अब 24 क्वेश्चन पेडियाट्रिक से क्या क्या आता है वो देख लीजिए। कॉमन चाइल्डहुड इमरजेंसीज हैं, उसमें पढ़नी है आपको। बेसिक न्यू बॉर्न केयर, नॉर्मल डेवलपमेंट माइलस्टोन्स, एक्सीडेंट्स एंड पॉइजनिंग्स इन चिल्ड्रन, बर्थ डिफेक्ट, क्योंकि है ना पेडियाट्रिक से तो बच्चे जुड़ी हुई है, तो आपको पता ही होगा। इम्यूनाइजेशन, रिकॉग्निशन चिल्ड्रन, नेशनल प्रोग्राम्स जो भी बच्चों की हेल्थ के लिए चलाए जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो दोस्तों ये था पार्ट 1 जो कि आपने पढ़ा। अभी 250 नंबर का 120 क्वेश्चन है, 120 में से 96 आपने देख लिया जनरल मेडिसिन से और 24 जो थे वो पेडियाट्रिक से थे, ठीक है। ये आपने पढ़ा, 2 घंटे का ये आपका पेपर हो गया, पेपर 1। अब पेपर 2 की बात करते हैं यहाँ पर, ये भी तो 250 नंबर का है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों 3 सेक्शंस है ना, अगेन 120 ही क्वेश्चन है,
120 ही क्वेश्चंस हैं, इसमें भी 250 नंबर का ही है, 2 घंटे ही मिलने वाले हैं आपको। लेकिन इसमें क्या किया इन्होंने, 3 सेक्शन रखे और हर में 40-40 क्वेश्चंस है, 40-40 क्वेश्चंस है, 40-40 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इससे अब ये टॉपिक कौन कौन सा है देखो, एक हो गया सर्जरी, एक हो गया आपका गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, और एक हो गया आपका प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। ठीक है, सबसे 40-40 आने, तो इसमें सब कुछ है। तो हम सबसे पहले सर्जरी पे क्या क्या टॉपिक आपको कवर करना है उससे बात कर लेते हैं दोस्तों। सर्जरी तो बनी बात है, वाउंड इन्फेक्शन से ट्यूमर्स, लिम्फेटिक ब्लड वेसल्स, साइनसिस और हेड एंड नेक ब्रेस्ट के बारे में पूरा एलिमेंट्री ट्रैक्ट जो होती है ना, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, एनस डेवलपमेंट। ठीक है, पूरा लिवर, बाइल, पैंक्रियाज, स्प्लीन, ये आपने सबने पढ़ के रखा होगा। ठीक है, एब्डोमिनल वॉल, अब भाई एमबीबीएस है तो बनी बात है। तो यूरोलॉजिकल और न्यूरो सर्जरी है ना, यूटो ये सॉरी ऑथोरनी ऑथोरिनो लॉरिनोलॉजी ईएनटी काफी खतरनाक नाम है। थोरासिस सर्जरी हो गई है ना, ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो गई, ऑप्थेल्मोलॉजी। में डॉक्टर नहीं हूँ दोस्तों, तो मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ सकता ना, ये नाम आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आपको तो ये भी पता होगा कि अब शपथ जो है ना वो भी चेंज कर दी गई ना, आप जो शपथ लेते थे और दूसरा नाम हो गया उसमें। ठीक है, तो एनेस्थीसियोलॉजी है, ट्रोमोलॉजी है, डायग्नोसिस है, प्री ऑपरेशन। मैं इसलिए एक बार पढ़ रहा था कि आपके पास टॉपिक एक बार गूंज जाए, है ना। वाउंड हीलिंग, मेडिकल फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, शॉक पैथो, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, सब पढ़ना है। ठीक है, अब यही बी पार्ट में आ जाइए जिसके 40 क्वेश्चन हैं भाई। इसमें ऑब्स्टेट्रिक्स है, फिर उसमें ये सारे हैं, इंट्रा नेटल, पोस्ट नेटल, है ना, एंटीनेटल, ये सब कंडीशन जो होती हैं पूरी की पूरी। गायनोकोलॉजी में क्वेश्चन ऑन अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी, इन्फेक्शंस इन जेनिटल ट्रैक्ट, नियोप्लाज्मा, जेनिटल ट्रैक्ट, डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल डिलीवरी एंड सेफ डिलीवरी प्रैक्टिसेस जो होती हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड मैनेजमेंट, अबॉर्शंस, इंट्रा यूट्रिन ग्रोथ रिटार्डेशन, मेडिको लीगल एग्जामिनेशन इन ऑब्गी एंड गायनी इंक्लूडिंग रेप। तो काफ़ी सारी चीज़ें। फैमिली प्लानिंग पे यहाँ पर आप यूडी एंड ओरल पिल्स पढ़ेंगे, ऑपरेटिव प्रोसीजर्स, अर्बन, और ये सब कुछ होगा। प्रिवेंटिव सोशल कम्युनिटी में मेडिसिन में ये सब चीज़ें पढ़नी है। फिर इसके मालूम ना 40 क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो इसमें सोशल, और ये तो भाई मेडिसिन है, प्रिवेंटिव की क्या क्या हो सकता है, तो नॉन कम्युनिकेशन, न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंट, कम्युनिकेबल। तो ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी। इसका कोर्स जो है इस तरह से यहाँ तक ये आएगा पूरा का पूरा। तो टॉपिक निकाल करके वीडियो को रोक करके पढ़ लेना एक बार। बाकी लिंक दे रहा हूँ, आप खुद भी ये पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार देख सकते हो, उसमें परेशानी की जरूरत नहीं। मैं बस आपकी मदद कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा इसमें समझना पढ़ना ना पड़े, आपका टाइम ना जाए। मैं टाइम बचाने की कोशिश करता हूँ, मेरा वीडियो इसीलिए होता है, टाइम बचा लूँ मैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, 1/3 मार्क कटेंगे, निगेटिव मार्किंग है ही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जनरल इंस्ट्रक्शंस इस तरह से हैं भैया कि हाँ, अब जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए जो है स्क्राइब की सुविधा रहेगी। स्क्राइब मतलब जो होता है वो हेल्पर होता है। स्क्राइब की जो मैं बता दूं, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है जो यूपीएससी में चलती है इस एग्जाम के लिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है ना। और आपसे भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो स्क्राइब ला रहा है। अब स्क्राइब के 2 तरीके हैं, या तो आप इनको कह दीजिए, तो ऑनलाइन फॉर्म जब आप भरेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप चाहते हैं कि यूपीएससी आपके लिए स्क्राइब दे या आप खुद लेकर के आएंगे। तो उन ऑप्शन में से एक करना है कि सेल्फ होगा कि यूपीएससी देगी। ठीक है, और दोनों में ही आपसे एक फॉर्म भराया ही जाएगा, वो अंडरटेकिंग ली जाती है कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनके लिए भाई। और ये है भैया विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या है, देखिए ये 0% है। मिनिमम कितना परसेंट होना चाहिए, 40%, तब तो एलिजिबल होते हैं अपन। तो यहाँ मतलब 6/6, 6/18, ये सब तो मतलब है ही नहीं, इसमें आते नहीं। अब ध्यान से देखना, अब धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ता जाएगा। ये रहा 40%। अब आता है लो विजन। तो लो विजन कब आता है, जब 40% आपके पास डिसेबिलिटी हो जाती है आंखों में, और उसका नंबर ये होता है भैया, ये 6/24 मतलब जिसकी आंखें हो जाए, है ना, ये 6/60 या 6/24, 6/60, लेस देन इससे होता चले जाएगा तो ये और बढ़ता चला जाएगा परसेंटेज। आपको दिख रहा होगा लाइट परसेप्शन, है ना, नो लाइट परसेप्शन होने लगता है धीरे धीरे, और फिर और नीचे जाएंगे, नोट लाइट पर, ये 6 और नीचे जाओ, फिर आप देखते चले जाओगे। ये देखो परसेंट, अब पूरी तरीके से ब्लाइंडनेस आ गई। अभी तक लो विजन थी और फिर धीरे से पूरी ब्लाइंडनेस आ गई, समझ गए, तो ये हो जाता है। तो ऐसे देखते नेगेटिव मार्किंग है, मैंने आपको बता दिया है रॉन्ग आंसर के लिए, है ना, कुछ नहीं है। अब 100 नंबर का आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। उसमें देखिए दोस्तों, ये देखते हैं कि आपके अंदर अंदरूनी कितनी क्यूरियोसिटी किसी भी चीज़ को जानने की, आपकी क्रिटिकल पावर यानी सोचने समझने की क्षमता, असिमिलेशन, बैलेंस ऑफ जजमेंट, आप कितने अच्छे बैलेंस होकर के किसी को जज कर पाते हैं। आपकी अलर्टनेस देखी जाएगी माइंड की, यानी अवेयरनेस, कितने अवेयर हो, कितने करंट से अवेयर रहे। कुछ अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो तो क्या आपने ध्यान दिया कि बाहर देश दुनिया में कितनी सारी इन्वेंशंस हो चुकी हैं सारी चीज़ों को लेकर के, है ना। सोशल कोहेशन है, इंटीग्रिटी ऑफ कैरेक्टर है, इनिशिएटिव, कैपेबिलिटी ऑफ लीडरशिप, सब देखा जाएगा आपका। ठीक है, अब ये बाकी बता दिया गया जो मैंने आपको बता दिया ना, 20 के भी, 300 के भी, फोटोग्राफ वगैरह ये सब आपको रखना है अपना। ठीक है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन
6 अप्रैल से शुरू हो चुका है, ये आपको मालूम है 26 अप्रैल तक चलेगा। 20 दिन है, 20 दिन में भर के रख देना पूरी तरीके से, ठीक है। और ये देखो, ये तो मैंने बता दिया आपको कि देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर विड्रॉइंग इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को विड्रॉ करने की कोई भी वो नहीं है, ठीक है। और यहाँ से भी इसमें भी कुछ खास नहीं है, मैंने सब पढ़ लिया है ना। एग्जामिनेशन हॉल में ये सब ये बताया कैसे रहना भाई, किसी से मिसबिहेव मत करना, हो गया और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे भाई किसी को सैलरी देखनी है तो जो रेलवे वाला है ना, सबसे ऊपर वाला भर्ती 314 317 कितनी थी वो, ठीक है। तो उसकी सैलरी इतनी है, ठीक है। ये स्केल लेवल 10 होता है, आप जब चलेंगे तो जूनियर स्केल ग्रुप ए में आपकी भर्ती है। आप 1 साल ट्रेनिंग में रहेंगे, जो कि आगे बढ़ाई भी जा सकती है थोड़ी सी, और जब आपको टर्मिनेट किया जाएगा तो 1 मंथ पहले नोटिस दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको बाकी ये सब मिलेंगे फ्री, रेलवे पास और ये तो मिलता ही है भाई, जब उसमें सर्विस ही कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। फिर दूसरा है दोस्तों, अब ये देखिए, इनकी ड्यूटी जो होती है वो इस तरह से होती है कि भाई आपको इंडोर वार्ड्स और आउट पेशेंट्स डिपार्टमेंट डेली देखना है। फिजिकल एग्जामिनेशन जो होते नहीं है कैंडिडेट के और एम्प्लॉय के, वो भी आपको देखना है। लुक आफ्टर फैमिली प्लानिंग और पब्लिक हेल्थ देखना आपको, स्टाफ का जुरिस्डिक्शन का, एग्जामिनेशन ऑफ वेंडर का करना है ना। रिस्पॉन्सिबल डिसिप्लिन के लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, हेल्थ और स्टाफ के, है ना, हॉस्पिटल के, जो रेलवे के हॉस्पिटल होंगे। कैरी आउट ड्यूटीज असाइंड होगा, और इंडिया में आपको कहीं भी भेज सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी भेज सकते हैं। द पोस्ट आर टेम्प्रेरी। अब देखो ये जो दूसरा पोस्ट है, याद है 300 वाली पोस्ट, तो मेडिकल ऑफिसर ग्रेड इन जनरल ड्यूटी, मेडिकल ऑफिसर सब कैडर ऑफ सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज, ये अब ये जो है ना, ये भी ग्रुप ए स्केल में, लेकिन ये क्या है ना, अभी टेम्परेरी का मतलब ये दोस्तों कि आपको अभी प्रोबेशन पीरियड में रखा गया है, अगर अच्छा नहीं पाएगा तो आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है ये, लेकिन नोटिस के साथ टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है, और कुछ नहीं है। और इतनी इतनी सैलरी मिलेगी आपको, सैलरी अच्छी खासी मिलती हुई। और जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर अगर न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में है तो ये रही सैलरी, आपकी सैलरी सबकी बराबर है, 2 साल का आपका टेन्योर है वहाँ पर काम करने का। प्राइवेट प्रैक्टिस जो है आप नहीं कर पाएंगे, याद रखिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको, प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड नहीं है। और ये जो लास्ट वाली थी, ये वो खूब सारे म्यूनिसिपल, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली, है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ सब में हो गया, जिसमें जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के लिए, तो इनमें जो भर्ती होंगे ना, इनमें किसी भी म्यूनिसिपल में आपको भेज सकते हैं। यही सैलरी है आपकी, देख सकते हो, 2 साल का आपका है, आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, आपको ध्यान रखना है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए भैया, और ये दोस्तों कुछ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया गया कि ये इसमें ये बताया जाता है कि देखिए ये आपकी सर्विस है, जैसे ये मैंने बताया था ना 12 पोस्ट इसमें खाली है, 12 पोस्ट इसमें खाली है, तो उसमें मालूम है ना 1 आर्म 1 लेग बोथ लेग यही लोग अप्लाई कर सकते थे। तो उनकी फिजिकल रिक्वायरमेंट ये है कि आप ये कर पाएँ, आप सिट कर पाएँ, स्टैंड कर पाएँ, बेंड हो पाएँ, है ना, और देख सकते हो, मैनिपुलेशन बाय फिंगर्स, इशारे करके बता सकते हो, कम्युनिकेशन, रीडिंग राइटिंग हियरिंग, ये सब आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे वो चीज़ लिखी जो कर सकते हैं, ये वो लोग जो इससे अपंग हैं और ये वो कर सकते हैं, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यही सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, ये पूरा चार्ट उनका दिया हुआ है, ठीक है। और अब दोस्तों आखिरी में ये कुछ खास नहीं है, इसमें बता देता हूँ कि ये फिजिकल लिमिटेशंस की है भाई, अगर किसी के पास अपंगता है तो वो इसको भर करके ले जाएगा। ये पूरा फॉर्म आपको दिख रहा है, ये पूरा फॉर्म भरना है आपको, है ना। सिग्नेचर होंगे यहाँ पे चीफ मेडिकल सीएमओ की, ठीक है। और ये भैया अंडरटेकिंग है किसके द्वारा, अगर आपको स्क्राइब चाहिए खुद का भाई, है ना, किसके लिए, टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट ऑनलाइन, ऑनलाइन आपको भरना है इसको, वहाँ पे दिख जाएगा आपको, समझ गए। तो दोस्तों यहीं पे ये फॉर्म समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, कैसी भी लगी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और आपने भी सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस तरह के अब इसमें कुछ भी आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, इसके लिए आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बेल आइकन देखिए आपके लिए मैंने हर वीडियो में बोला है, क्योंकि क्या है ना, ये सुविधा यूट्यूब ने व्यूअर्स को दी है कि भाई अगर किसी यूट्यूब के उन्हें वीडियोस चाहिए तुरंत मिल जाए, ऐसा ना हो कि ना, देखिए अब मैं कोई नोटिफिकेशन आए और मैं वीडियो बनाऊं और आपको 4 दिन बाद मिले तो कोई मजा थोड़ी है उसमें। 4 दिन पहले अगर आप अवेयर होते हैं तो यही तो है अलर्टनेस, माइंड की अलर्टनेस। तो ये अलर्ट के लिए मदद की जाती है, टेक्निकली आपको मदद कर देगी कि भाई बेल आइकन आप दबा के रख लें अगर आपको पसंद है वीडियो तो, ठीक है। तो बस इतनी सी बात दोस्तों, और बस आपका प्यार यूं ही बनाए रखिए मेरे ऊपर, है ना, ये आप ही की दुआ और प्यार का असर है कि मैं थोड़ा थोड़ा जो बढ़ रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और मैं बिल्कुल इस तरह से सेवा करता रहूँगा। मैं एक अभियान पे निकला हूँ कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट कैसे भी हटानी है ना, तो मैं जगाने की कोशिश करता हूँ, छोटी 1 पोस्ट हो, 2 पोस्ट हो, कुछ भी हो, मैं मदद करने में बिल्कुल लगा हुआ और मैं यही करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो बस आप मेरा साथ दें, है ना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। आपने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहें, आबाद रहें।